गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो बिहार SSC सचिवालय सहायक का है। दोस्तों, आज हम लोग इसका देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हम लोग देखते हैं आज केवल क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें आज हम लोग साइंस और जीके का क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है 49 नंबर से। इससे पहले वाला जो है 1 से 49 तक को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं, इसका देखते हैं क्वेश्चन। जो 49 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, तरल की ऊंचाई पर। तो दोस्तों, ये निर्भर किस पे करता है? वस्तु की त्रिज्या पर, श्यानता गुणांक पर, वस्तु के घनत्व पर और तरंग के घनत्व पर। इस पे ये निर्भर करता है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर। जो 50 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, इसका जल्दी से कमेंट करें आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, निर्वात से नहीं होकर गुजरती है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो क्या होती है? जब किसी माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिशा या समानांतर होती है तो माध्यम में जो उत्पन्न तरंग होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु में उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग इत्यादि। चलते हैं अगले क्वेश्चन 51 नंबर। जो 51 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 52 नंबर पे। जो 52 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। दोस्तों, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, यानी अल्ट्रासोनिक वेव। जिसकी क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 53 नंबर पे। जो 53 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी, विद्युत आकर्षण का नियम ओम। जो ओम नहीं होगा, जो विद्युत आकर्षण का नियम होता है क्या होता है? कूलॉम। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 54 नंबर पे। जो 54 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 55 नंबर पे। जो 55 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, ससंजक बल। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, यानी विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन कह कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो जल्दी से कमेंट करें इसके आंसर। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए? सापेक्ष गति के लिए। हम लोग चलते हैं किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल जैन को। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 नंबर। जो 58 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। दोस्तों, गुजरात में। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 62 नंबर पे। जो 62 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है। RCEP क्या होता है दोस्तों? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है शामिल नहीं है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 63 पे। जो 63 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडोरा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 64 नंबर पे। जो 64 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों ये जो है जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को बनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका थीम था 2022 का, ऑप्शन है बिल्डिंग एंड शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ये इसका आंसर हो जाएगा 65 नंबर पे। जो 65 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 101वां स्थान है। कितने में? 116 देशों में। 2020 में इसका क्या स्थान था? 94वां स्थान था 107 देशों में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 नंबर पे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैमूर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या था कि बिहार में सर्वाधिक 1% वृद्धि कैमूर में, कितना? 31.56%। कितना? 31.56% में हुआ है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः जमुई 21.34% तथा नवादा 20.72%। चलते अगले क्वेश्चन 67 पे। जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ईरान। जो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। जो SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 ईस्वी में की गई थी। कब? 15 जून को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 68 नंबर पे। जो 68 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान कौन किए थे? PKRB राव द्वारा लगाया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 69 की तरफ। जो 69 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादकों में संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जाइलम ऊतक। जाइलम इसे कहते हैं ऊतक पौधे के जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालक ऊतक यानी कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा चीज होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अमीबा और पैरामीशिया और जीवाणु सब एक कोशिका
पे जो 74 नंबर क्वेश्चन है ऊपर है। जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका कोई भी कार्य नहीं है। दोस्तों जो अपेंडिक्स होता है कि शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग होता है। अपेंडिक्स एक पतली एवं छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 से 3 इंच तक होती है। बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंत से जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। यह एक अवशोषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 पे। जो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता का रुधिर यानी ब्लड ग्रुप ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए बी है तो संतान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 पे। जो 77 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस रोग के विकृति के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाइफाइड। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 78 पे। जो 78 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 79 नंबर, वह कह रहा है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, मध्यपट यानी डायाफ्राम के कारण। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 80 नंबर। जो 80 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अस्थियों और दांतों में मजबूत रासायनिक तत्व हैं। दोस्तों जल्दी से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रयोग जो होता है निषेचक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 पे। जो 87 और क्वेश्चन है खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल के कारण।
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 पे। जो 88 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसमें इसके बाद क्रमशः अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 89 पे। जो 89 नंबर क्वेश्चन है, कर है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वलित पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ वलित पर्वतों में पाई जाती है। जो वलित पर्वत है कौन कौन सी, हिमालय, यूराल, रॉकीज, एंडीज। मिलन पर्वत है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें। निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 95% वर्षा भारत में होता है। कितना, 95। लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 पे। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, कर है कि भारत का सबसे बड़ा उबर उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादक, दोस्तों ये रबड़ हो जाएगा, रबड़ उत्पादक राज्य है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबड़ उत्पादक देश कौन सा राज्य है, दोस्तों केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। जो केरल में देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 76% भाग पैदा होता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 94। जो 94 नंबर क्वेश्चन है, कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तेल नदी। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 95। तो 95 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस वन में मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सागौन पाए जाते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 96 पे। जो 96 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग का है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 97 पे। 97 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो समाजवादी है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। दोस्तों इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42 यानी 42वां संशोधन किस अधिनियम में 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 98 पे। जो 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 100 पे। हम लोग अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, और क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा
हटाया जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 101 पे। 101 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है, जो 101 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वैध मतों का 1/6। चलते हैं अगले क्वेश्चन 102 पे। जो 102 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 65 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 103 पे। जो 103 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 170 में वर्णित है। राज्य के विधानसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 129। जो 129 नंबर क्वेश्चन मिसाइल अग्नि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 130 पे। जो 130 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल के संसद को किस नाम से जानते हैं हम लोग? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। जो नेशनल असेंबली है कहाँ का है? फ्रांस। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड और जातीय संसद बांग्लादेश। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 133 पे। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो स्विट्जरलैंड कहाँ है? जेनेवा में। इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उसके जीवन स्तर को उन्नत करना। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 134। 134 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? जैविक संगठक से, अजैविक संगठक से, ऊर्जा संगठक से। दोस्तों डी है इनमें से सही। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये तीनों से मिलकर बनता है, यानी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? इनमें से सही। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 135। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईपीए का पूर्ण रूप है। जो ईपीए है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को ईपीए कहते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को स्थापना हुई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तक से संबंधित है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 136 पे। जो 136 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इको मार्क। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया? इको मार्क
आरंभ किया गया। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1991 ईस्वी से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 137 नंबर। जो 137 नंबर क्वेश्चन है कर है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट करें जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समुद्र। समुद्र है जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 138 पे। जो 138 नंबर क्वेश्चन है कर है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइटम, क्रेस्टोसिया और हेरिन। जो डाइटम होता है वो स्वपोषी और जो क्राइस्टेसियाई है वह शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिन क्या है? मांसाहारी उपभोक्ता। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 139। जो 139 नंबर क्वेश्चन है कर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जल्द से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना। समझ सकते हैं अगले क्वेश्चन 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन होता है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र में। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है 141, वो क्या कह रहा है? 141 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ के थे? तो जल्द से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवध से। जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या कहाँ की थी? अवध से। ऐसा माना जाता है कि अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न हो। केवल अवध से कितना? 75,000 सैनिक सेना में था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 142। 142 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भीख मांगने वाली संस्था है। इसकी कब स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 144 पे। जो 144 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 145। जो 145 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 146 पे। जो 146 नंबर है क्वेश्चन वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जबकि इससे पहले ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया।
पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 149। ये 149 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किससे मिलता है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 150, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति के साथ अनेक सैधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। दोस्तों हम लोगों का ये सेशन अब ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, के लिए धन्यवाद।